अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सर्जरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कराने जा रही हूँ। दैट इज़ बेसिकली योर ब्रेस्ट की सर्जरी। अब जो ब्रेस्ट की सर्जरी है बेटे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी पोर्शन आता है, ना सिर्फ आपके एग्जाम्स के लेवल्स पे, लेकिन अगर आप बाद में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी जाएँ या आप लैब भी देना चाहें तो उसमें भी ना एक स्पेसिफिक पोर्शन है। उनके जो हाई यील्ड टॉपिक है उसमें ब्रेस्ट का एक स्पेसिफिक पोर्शन है। सो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। बेलेज एंड डॉगर दोनों में ठीक लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ से आपको पढ़ाना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं जो वहाँ नहीं लिखी हुई। एंड पे हम ये करेंगे कि डॉगर से भी रिवाइज कर लेंगे। वैसे सारी चीज़ें वहाँ पर भी लिखी हुई हैं, वहाँ बहुत शॉर्ट लिखी हुई हैं, यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें एक्सटेंड हुई हैं, तो मैं आपको यहाँ से पढ़ा दूँगी। बेशक आप ऐसे करें कि वीडियोस ये वाली सुन लें और उसके बाद डॉगर रीड कर लें, जो चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊँगी वो वहाँ ऐड कर लें, या डॉगर से भी अगर आप बेले से भी कर लें तो इतना एक्सटेंसिव नहीं है। चूँकि इंपॉर्टेंट बहुत है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ज़रूर करें। सो अगर हम लोग इसके कॉन्टेंट देखें, अगर इसके कॉन्टेंट देखेंगे तो बेटे सबसे पहले हम लोगों ने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सर्जरी के लिहाज से वो ये है कि इसकी एनाटमी डिस्कस करनी है। ठीक है, एनाटमी के बाद हम ये बात करते हैं हमेशा ही कि अगर एक थायराइड का पेशेंट है, इसी तरह एक ब्रेस्ट का पेशेंट है इनिशियली, तो मैं उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करूँगी, मेरे पास क्या इन्वेस्टिगेशन ऑप्शंस हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रेस्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है ट्रिपल असेसमेंट। सो अभी आगे चल के बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपल असेसमेंट। और अगर ट्रिपल असेसमेंट ठीक से परफॉर्म की जाए तो 99.9% चांस होता है कि आप ब्रेस्ट कार्सिनोमा को अर्ली डिटेक्ट करते हो, डायग्नोज कर लेते हो और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बेटे इसके मेजर 4 पोर्शंस हैं। इन 4 पोर्शंस में हम लोगों ने इसको इस तरह से पढ़ना है कि सबसे पहले हम निपल की डिजीज़ पढ़ेंगे, फिर ब्रेस्ट के टिश्यूज़ के बिनाइन डिजीज़ पढ़ेंगे, फिर इसका मैलिग्नेंट यानी कार्सिनोमा पढ़ेंगे, एंड देन बहुत ही माइनर मेल ब्रेस्ट कैंसर या मेल ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो निपल वाले प्रॉब्लम्स हैं उनमें हमने क्या देखना है, उनमें हमने देखना है कि अगर निपल्स की एब्सेंस है या एक्सेसरी निपल प्रेजेंट है या इफ़ निपल की रिट्रैक्शन हुई है इनवर्ड, तो वो फिजियोलॉजिकल भी होती है, पैथोलॉजिकल भी होती है, कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड होती है, वो डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्रैक्ड निपल, बहुत सारी जब मदर लैक्टेट कराती हैं तो बच्चे के टिथ की वजह से वहाँ पे निपल के टिश्यूज़ में एक क्रैक आ जाता है और वो उसको प्रॉन करता है फॉर मेस्टाइटिस। पेपिलोमा डिस्कस करेंगे, एक्समा डिस्कस करेंगे, पैकेट्स डिजीज़ होता है निपल का जो कि एक प्री मैलिग्नेंट या अंडरलाइंग मैलिग्नेंसी कंडीशन है जिसमें आपकी जो निपल की स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिदमेटस सी स्केली सी हुई होती है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट निपल डिस्चार्ज के बारे में बात करेंगे कि अगर एक पेशेंट आ रही है नॉन प्रेग्नेंट थी या प्रेग्नेंट थी या नॉन लैक्टेटिंग मदर थी, मिल्क डिस्चार्ज हो रहा है तो मे बी ड्रग्स की वजह से या एंडोक्राइन प्रॉब्लम से हो रहा होगा, सीरस डिस्चार्ज है तो क्यों हो रहा है, ब्लड आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ग्रीनिश ब्राउन सा डिस्चार्ज है तो क्या सिग्निफिकेंस है और अपने पेशेंट को क्या ट्रीट करना है। बहुत सारे केसेस में हम सिर्फ रीअश्योर करते हैं ना, वही काफ़ी होता है, लेकिन कुछ में हमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो निपल की सारी चीज़ें हैं इसमें बेटे एक रिट्रैक्शन, एक क्रैक्ड निपल और एक डिस्चार्ज, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा इनको करेंगे। उसके बाद बिनाइन डिजीज़ के अंदर आपने इस तरह से याद रखना है कि सबसे पहले हम ब्रेस्ट के बिनाइन कंजेनाइटल डिजीज़ की बात करेंगे, जैसे अगर ब्रेस्ट एमीजिया है यानी एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट है, पोलीमेजिया है, मेस्टाइटिस है जो कि साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल होता है, या हाइपरट्रॉफी है। ठीक है, देन बेटे हमने इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के बारे में बात करनी है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन फिर बहुत सारी हैं। ठीक है, मेस्टाइटिस आएगा, मेस्टेल्जिया आएगा, बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ट्यूबरकुलर एसोसिएटेड है वगैरह वगैरह। फिर एक होती है जिसको हम कहते हैं एब्रिएशंस ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इन्वोल्यूशन, यानी समटाइम ऐसे होता था कि हो सकता है कि वो नॉर्मल डेवलपमेंटल और इन्वोल्यूशनल प्रोसेस हो लेकिन उसको बिनाइन डिजीज़ डिक्लेयर कर दें, तो वो पेशेंट के अंदर बड़ी एक अलार्मिंग कंडीशन और उसको ट्रीटमेंट बहुत उसका हाइपर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता था। सो उसमें कुछ कैटेगरीज हैं वो डिस्कस करेंगे। ब्रेस्ट सिस्ट हो सकती है, ग्लैक्टोरिया एबनॉर्मल डिस्चार्ज को कहते हैं, फाइब्रोएडिनोमा जो एक मोबाइल सा लंप होता है जिसको ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं, और उसके बाद फेलॉइड ट्यूमर। सो ये बिनाइन डिजीजेज है। देन ऑफ कोर्स कार्सिनोमास डिस्कस करेंगे और मेल ब्रेस्ट डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। सो ये आपके येलोज हैं। एंड पे मैं आपको यहाँ दोबारा लेके आऊँगी जब इंशाल्लाह हम पास पेपर वगैरह भी डिस्कस करेंगे, तो हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें आपको कितनी अच्छी समझ आई हैं। लेकिन अपने जहन में लेआउट बना लें कि हमने इसको पढ़ना इस तरह से है। सो सबसे पहले बेटे स्टार्ट करते हैं एनाटमी से। सो एनाटमी में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट है क्या और इसकी एनाटॉमिकल एक्सटेंशंस क्या है ना। मैं कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं, देन कुछ तस्वीरों के ऊपर चलते हैं और फिर वापस यहाँ पे आएंगे। सो ब्रेस्ट के बारे में बेटे आपने ये याद रखना है कि ये बेसिकली क्या होता है, एक प्रोट्रूबरेंट सा ना उभरा हुआ पार्ट होता है आपकी ह्यूमन की बॉडी का। ठीक है, सो ह्यूमन की चेस्ट का बेसिकली क्या है, एक प्रोट्यूबरेंट सा पार्ट होता है। ठीक है,
सो ये एक प्रोट्यूबरेंट सा पार्ट है, ठीक है, प्रोट्यूबरेंट सा पार्ट है ह्यूमन की चेस्ट वॉल का। और ये प्रोट्यूबरेंट पार्ट की अगर हम एक्सटेंशन की या हम लिमिट की बात करें तो आपने ये याद रखना है कि अगर हम सुपीरियरली देखेंगे, यानी इस तरह से मैं देखूंगी तो तकरीबन ये सेकंड से लेके 6th रिब तक आ रहा होता है, ठीक है। सो सेकंड से लेके 6th रिब तक होता है। और अगर हम सामने से देखेंगे तो सामने से वो कहता है कि ये जो आपका स्टर्नम है, स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर से लेके मिड एक्सिलरी लाइन तक ये ब्रेस्ट टिश्यू प्रेजेंट होता है, ऐसा ही है ना। तो अगर हम इस व्यू में देखेंगे तो ये कहाँ से होता है, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से लेके, लेटरल स्टर्नल बॉर्डर से लेके तकरीबन जो हमारे पास मिड एक्सिलरी लाइन है, ये मिडल या सॉरी एंटीरियर एक्सिलरी लाइन तक होता है। लेकिन इस एक्सटेंशन से ज़्यादा भी बेटे वो कहते हैं इसके ऊपर जो स्किन होती है वो स्किन तकरीबन 8th रिब तक आ रही होती है। और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये मिड लाइन से लेके आपकी जो मिडल एक्सिलरी लाइन है वहाँ तक भी एक्सटेंड हो रहा होता है। और ये इसकी मार्किंग इंपॉर्टेंट है। सर्जरी में हम देखेंगे कि हम सर्जरी जब कर रहे हैं तो हम किस तरह से कैसे कैसे एंटर हो रहे हैं, ये वहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये एक बात थी जिसमें हमने इसकी ओवरऑल वो देखनी। उसके अलावा इसके पीछे जो है वो पैक्ट मेजर होता है, पैक्ट माइनर होता है, रिब्स वगैरह हैं, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको सर्जिकली पता होनी चाहिए, जो मार्कर चेंज करने देंगे, ब्लू मार्कर काम करा हुआ। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एनाटॉमिकली हमें पता होनी चाहिए या हमने जो पढ़नी है अभी हम डिस्कस करेंगे, अब वो मैं आपको बताती हूँ। एक सेकेंड दे दें मुझे। अच्छा चलो, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने सर्जिकल एनाटमी में डिस्कस करनी है पहले हम देख के आएंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे। उसमें बेटे आपके पास नंबर 1 ये कि आपको एक्सिलरी टेल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब एक्सिलरी टेल की भी अगेन इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम सर्जरीज डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर है। नंबर 2 बेटे हम ये डिस्कस करेंगे कि लॉब्यूल के बारे में आप बड़ा सुनते हैं, तो लॉब्यूल से क्या मुराद है, चेस्ट में जो या ब्रेस्ट में जो लॉब्यूल है वो कौन है। साथ ही साथ एक लिगामेंट होता है जिसको हम कहते हैं लिगामेंट ऑफ कूपर। सो इस लिगामेंट ऑफ कूपर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमने डिस्कस करनी है। देन बेटे हम लोग देखेंगे लिगामेंट ऑफ कूपर के बाद एरियोला है, एरियोला के बाद निप्पल वाला एरिया होता है, एंड निप्पल के बाद अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज है, क्योंकि इसी के थ्रू ट्यूमर जो है वो स्प्रेड करता है, मेटास्टेसिस होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो ये एनाटॉमिकल फीचर्स जो हैं वो हमने डिस्कस करने हैं, देन हम इन्वेस्टिगेशंस पे मूव करेंगे। लेकिन इससे पहले आप कुछ तस्वीरें देख लें ताकि आपका थोड़ा सा जो जहन है ना वो बन जाए, ठीक है। सो हम ये तस्वीरें देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले अगर हम लोग देखें बेटे तो ये जो है वो ब्रेस्ट की एक्सटेंशन है, सही है। यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो ये तकरीबन वो कहता है कि आपकी ना 2nd रिब से लेके 6th रिब तक वो आ रही होती है। पीछे अगर आप देखेंगे तो ये पैक्ट मेजर आ जाता है, इसी तरह बीच में इधर पैक्ट माइनर होता है और रिब्स वगैरह हैं। अब अगर हम ब्रेस्ट टिश्यू को देखना चाहें तो इसमें ज़ाहिर फैट होता है और इसका फंक्शनल यूनिट जो मैंने अभी आपको बताया लॉब्यूल है। और आप लॉब्यूल देख सकते हो कि लॉब्यूल के बहुत सारे तकरीबन जो है वो इसके नंबर वेरी करते हैं, 110 से लेके 100 तक लॉब्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। ये लॉब्यूल एक डक्ट्यूल्स के थ्रू आके ओपन कर रहे होते हैं मेन लेक्टिफेरस डक्ट्स में, ठीक है। और ये लेक्टिफेरस डक्ट्स आके एरियोला में ओपन हो रही होती हैं और एरियोला से आगे निप्पल में। तो ये इस तरह से इसका एक बेसिक जो स्ट्रक्चरल यूनिट है ना वो मेंटेन हुआ है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये ब्रेस्ट की एक्सटेंशन है, यानी ये लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से लेके आपकी जो मिडल इंटीरियर एक्सिलरी एंड मिडल एक्सिलरी लाइन है वहाँ तक एक्सटेंड करती है। ये सारे का सारा ब्रेस्ट टिश्यू है, ये एरियोलर पोर्शन है और ये निप्पल वाला एरिया है, ठीक है। उसके साथ आपको यहाँ पे इसकी मसल्स के साथ एसोसिएशन एंड यहाँ पे दोबारा से वही फैट नज़र आ रहा है। उसके बाद लोब्स नज़र आ रही हैं, मिल्क डक्ट्स नज़र आ रही हैं, रेओला वाला पोर्शन है, निपल एंड दिस, ठीक है। यहाँ पे भी दोबारा से इन्होंने इसी बात को डिस्कस किया हुआ है कि दिस इज सबक्यूटेनियस टिश्यू, दिस इज एडिपोज वगैरह है। ये जो है वो आपके पास लॉब्यूल है और ये लॉब्यूल छोटी छोटी डक्ट्यूल्स के थ्रू लेक्टिफ्यूरस डक्ट्स में ओपन होता है। और ये लेक्टिफ्यूरल डक्ट्स जो हैं, लेक्टिफेरस डक्ट्स या जो हैं ओपन होती हैं साइनस के थ्रू एरियोला में, ठीक है। और एरियोला से आगे निप्पल से डिस्चार्ज होता है। पीछे अगर हम देखेंगे तो पैक्ट मेजर है, पैक्ट माइनर है और रिब्स वाला पोर्शन मौजूद है। यहाँ बेटे इसने ना एक्सिलरी लिम्फ नोड्स बताए हुए हैं, ये एक दफ़ा आप यहाँ से देख लें फिर हम इनको डिस्कस करते हैं। अब ना बहुत सारे अगर हम ब्रेस्ट के लिम्फ ड्रेनेज की बात करेंगे तो ये दो तरीके से ड्रेन हो रहा होता है, एक तो एक्सिलरी नोड्स में और दूसरा इंटरमेम्ब्री नोड्स में। अब जो एक्सिलरी में है वो 85% ड्रेनेज है और एक्सिलरी के आगे फिर ये डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स हैं। इसमें आप देखें एपिकल एक्सिलरी ग्रुप होता है, सेंट्रल होता है, इंटरपेक्टोरल है, लेटरल है, सब कैप्सूलर है, एंटीरियर है, पैरा मेमरी है, पैरास्टर्नल है एंड सब मेमरी। तो ये डिफरेंट जो हैं लिम्फ नोड्स, मैं भी आपको लिखवाऊंगी इनकी लोकेशन।
ब्रॉडली आपने याद रखना ही ऐसे होते हैं, ठीक है। सो ये भी उसने लिम्फ नोड्स वगैरह सारे बताए हुए। अब एक चीज़ होती है सेनेटल लिम्फ नोड्स। सेनेटल लिम्फ नोड्स वो वाले नोड्स होते हैं जो सबसे पहले आपके ब्रेस्ट के ट्यूमर को ड्रेन कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी दोबारा से आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ने दिखाया हुआ है कि ये लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड हैं। 2 और 3 में अगर हम देखेंगे तो ये पेक्टोरल हैं, फिर सब कैप्सूलर और डिफरेंट इन्होंने ग्रुप्स को दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये मैंने आपको बताने के लिए किया है कि दिस इज द एक्सिलरी टेल। ये ब्रेस्ट है, इसको हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। ट्यूमर मोस्ट कॉमन होता है अपर आउटर क्वाड्रेंट में, और ये ब्रेस्ट टेल है जो कि एक्सिला की तरफ एक्सटेंड करी होती है और इसको हम नॉर्मली पैल्पेट करके देखते हैं। सो ये ब्रेस्ट की बेटे थोड़ी सी एनाटमी है। आई होप कि आपका थोड़ा एक माइंडसेट बन गया होगा। अब जल्दी से हम लोग जो है वो इन चीज़ों को साथ साथ डिस्कस भी कर लेते हैं।